हमारा जो यूज सिविल इंजीनियरिंग डेटा है उसको हम कैसे मैनेज करें। तो उसका मैनेजमेंट जो है कि जो डेटा का लार्ज स्केल डेटा का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैसे यूज करें, स्पेसिफिकली जो जियोग्राफिकली रेफरेंस डेटा होता है, जो आप मान लो कि जो डायरेक्टली हम जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मोस्ट ऑफ द हमारे सिविल इंजीनियरिंग जो स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, वेदर दे आर मिलिट्री स्ट्रक्चर्स या सिविलियन स्ट्रक्चर्स, they are onto ground and they may be in the remote places like आप रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी कह सकते हैं, तो जामनगर एरिया में है, तो केवल एक रिफाइनरी नहीं होती, उसका टू एंड फ्रो मूवमेंट भी होता है, जो गुड्स होती है या क्रूड होता है उसका, जो उसको भी लेके जाना पड़ता है वापस, जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल डीजल, उनको भी हमें लेके आना पड़ता है। यदि पाइपलाइन के थ्रू हम लेके आते हैं, मान लो वहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को और पंजाब तक सप्लाई कर रहे हैं, तो पाइपलाइन ले जाने का काम भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो पाइपलाइन डालने का पाइप हो सकता है, यदि ये मेटेलिक पाइप है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हो सकता है, लेकिन पाइपलाइन डालने का मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क है वो सिविल हैंडल करता है, क्योंकि पाइपलाइन का अलाइनमेंट है, पाइपलाइन का डेप्थ है, या ऑन द सरफेस पाइपलाइन है। वैसे ही पानी लेके आना है हमें 50 किलोमीटर दूर से, जैसे हमारे अहमदाबाद में पानी आता है, तो बहुत बड़े बड़े सीमेंट के पाइप लगे हुए हैं, एक एक मीटर के, 1.25 मीटर के, 4 फुट 5 फुट के पाइप लगे हुए हैं, जो इनटेक होता है हमारे सिस्टम में पानी, जो हमारा यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पे। तो ये सारा का सारा जो ज्योग्राफिकल डेटा है सर्वे का, वो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फाइल कहीं पड़ी होनी चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो पहले हम लोग सिर्फ डेटाबेस में, जैसे एक्सेस का डेटाबेस था, डीबीएफ फाइल हुआ करती थी या ओरेकल की फाइल हुआ करती थी, तो उसमें केवल जम्बल्ड नंबर हुआ करते थे, उनको हम कोरिलेट नहीं कर पाते थे, विजुअलाइज नहीं कर पाते थे, और उनकी पूरी की पूरी, आपने देखा होगा कि आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े पेजेस पे प्रिंट आउट लेते थे, और इतने बड़े बड़े प्रिंट आउट्स को पढ़ना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था, तो केवल जो समरी शीट्स होती थी उन्हीं को पढ़ के काम चलाते थे। लेकिन आजकल आपके पास ये टेक्नोलॉजी यूजफुल है, इसका यूज हम कैसे करें उसी डेटाबेस के लिए, हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसको यूज में लेना, इस टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट बनाना हमारे पे निर्भर करता है कि हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें। टेक्नोलॉजी क्या है कि डेटाबेस को बिल्ड करना है, उसको जियो रेफरेंस करना है और उसको विजुअलाइज करना है। तो ये जीआईएस का जो भी सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, उनकी ये कैपेबिलिटी है। ये कैपेबिलिटी डेवलप भले ही आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों ने की है, लेकिन मेजर एप्लीकेशंस जो आप ज्योग्राफिक देखोगे तो वो सिविल इंजीनियरिंग के हैं। वैसे आईसी के जो ऑटोमेशन है सिविल इंजीनियरिंग का, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, लार्ज ह्यूज प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें ऑटोमेशन का काम सारे आईसी इंजीनियर्स करते हैं, आप मानो या नहीं मानो, लेकिन जो मेन कंट्रोल होता है वो सिविल इंजीनियर्स के पास होता है, मतलब आपके पास होने वाला है। तो आपके पास इतना सिस्टम दिमाग में होना चाहिए, क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि हम इसको कैसे डील करें, इन चीजों को कैसे डील करें। तो ये एक बहुत बड़ा तो उसी जो जो स्पाशियल डेटा है, वो हमने दो टाइप का लास्ट टाइम देखा था कि सारा का सारा डेटा कैसे हम कैप्चर करें। तो रास्टर एक फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्मेट है वेक्टर फॉर्मेट है। जब हम पाइपलाइन लेके आ रहे हैं तो हमें पता है कि पाइपलाइन इतनी सी पतली है और कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। कहाँ से, मान लो कि डाकोर से या दूसरे किसी एक प्रोजेक्ट से आ रही है, तो या मान लो कि केवड़िया से ही डायरेक्ट यहाँ तक आ रही है, तो 100-150 किलोमीटर की पाइपलाइन डल रही है। तो वो पाइपलाइन एक लाइन है, इट्स नॉट ए कंटिन्यूअस सरफेस। अब मैं आपको कंटिन्यूअस सरफेस की बात करूं, जैसे हिमालय का पूरा विस्तार है, वो उसका यदि हम डेटा डालना है तो कंटिन्यूअस सरफेस है। तो इस चीज में आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा स्पाशियल डेटा में। आप क्या एनालाइज कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअस सरफेस कर रहे हैं या पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट की एक एरिया या एक पर्टिकुलर थीम को ही आप टारगेट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो जब पर्टिकुलर थीम को टारगेट कर रहे हैं, डेटा हमें चाहिए उसका, तो हमें वेक्टर डेटा लेना पड़ता है। जो मैं पिछली बार आपको रास्टर
डेटा समझा रहा था, या हमने जो समझा था राष्ट्र डेटा की जो हमने ग्रिड समझी थी, सेल समझे थे, उन सेल्स में वो एक कंटिन्यूअस सरफेस को जब मैप करना हो, जैसे मैंने बोला हिमालय के पूरे रीजन को, या मैं ये कह दूं गंगा रिवर के दोनों साइड में जो एरिया है, जो गंगा इरिगेट करती है, जहाँ एग्रीकल्चरल लैंड है गंगा के दोनों साइड का, तो वो क्या हुआ, एक कंटिन्यूअस सरफेस हो गया, एक थीम नहीं है, पूरा का पूरा लैंड हो गया हो, या मैं कह दूं कि पूरा का पूरा हमारा गुजरात एरिया है, तो गुजरात इज नॉट वन थीम, इट्स ए कंटिन्यूअस सरफेस। तो गुजरात को जब हम मैप करना होगा तो हम इसको राष्ट्र में ही करेंगे, क्योंकि पूरे गुजरात के मैप पे हम एक ग्रिड डाल देंगे, मैप के ऊपर ग्रिड डाल देंगे, हर ग्रिड में एक एक वैल्यू होगी। लेकिन गुजरात की हमें यदि रोड नेटवर्क मैप करना हो स्पाशियल डेटाबेसेस में, तो क्या करेंगे हम, ये थीम बेस्ड हो गया, तो हम इसको वेक्टर डेटा से इसको एंटर करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में, ताकि हम उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी रोड के जंक्शन पे, किसी रोड के टोल टैक्स पे हम एग्जैक्टली वैल्यूज निकाल सकें या उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको वेक्टर डेटा का एक्सप्लेनेशन करता हूँ और हम समझते हैं कि वेक्टर डेटा कैसे हो। तो आज हम वेक्टर डेटा को डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वेक्टर्स को कैसे स्टोर करते हैं, वेक्टर्स को कैसे डेटा क्रिएट करते हैं। हमारे जीआईएस जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर लिया, मान लो QGIS इंस्टॉल कर लिया, और QGIS या ArcGIS हम प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं, परचेज एक पेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ArcGIS हमने खरीद रखा है, तो हम ArcGIS पे काम कर रहे हैं। तो कोई सा भी हम सॉफ्टवेयर काम करें, टाइप का डेटा रास्टर ही रहेगा या वेक्टर ही रहेगा, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत केवल कमांड्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चेंज होते ही थोड़े से कमांड चेंज हो जाते हैं, लेकिन बेसिक फंक्शन यही होता है कि कंप्यूटर आपको आपके थ्रू आप जो टाइप करते हो उससे मशीन लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करता है। जैसे आप क्या सेंस करते हो, आपका सेंसरी सिस्टम, स्किन या आंखें या कान, आपके दिमाग के साथ कनेक्ट करता है, आपको मशीन है आपकी दिमाग, जो आपका न्यूरल सिस्टम है, या यहाँ पे जो दिमाग है, ब्रेन है, उसके साथ कनेक्ट करता है। तो वैसे ही ये वेक्टर डेटा मॉडल आपका सेम रहने वाला है, आप कोई सा सॉफ्टवेयर यूज कर लो। लेकिन इसमें बड़े बेसिक सी चीजें हैं, इनको ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझनी पड़ती है। जो वेक्टर में चीजें दिख रही है आपको, वो क्लियरिटी के साथ समझनी पड़ेगी। तो इसमें तीन चीजें मैं बार बार हमारी आती रहेगी जब भी हम GIS की बात करेंगे, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करेंगे। एक तो आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम, बार बार रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम आता रहेगा, और जो ग्रेटिक्यूल्स है उसके बारे में जानकारी, आपको लेट लॉन्ग के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है कि आप कंफर्टेबली इसको समझ जाएं कि ग्रेटिक्यूल्स क्या है, और उसका जो मैप बनाते हैं वर्ल्ड मैप, उसमें इनमें ग्रेड लॉन्जिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड्स क्या है। तो यदि आपका थोड़ा बहुत मिसिंग है तो एक बार आप 10th 12th की किताब जो ज्योग्राफी की है उसको जरूर देख लेना कि उसमें क्या है। तो दूसरी चीज आएगी इसमें, हमारा जो राष्ट्र का डेटा है, ग्रिड और सेल्स और वेक्टर के ये पॉइंट लाइंस एरियाज हैं, इनकी बार बार जिक्र होता रहेगा, लेकिन हर बार इनका जिक्र होते वक्त कभी इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे, कभी इनको हम टेक्निकल फॉर्मेट के रूप में देखेंगे, कभी हम करेक्शन के फॉर्म में देखेंगे, तो हमारा देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। तो प्रिसाइजली पोजिशन ऑफ ए फीचर इन द स्पेस, पॉइंट्स, GIS डेटा मॉडल क्यों काम आता है, ये प्रिसाइजली पोजीशन फीचर्स इन द स्पेस, जो एग्जैक्ट लोकेशन, मैंने बोला ना पाइपलाइन है, जो ये कंटिन्यूअस सरफेस नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताएगा। जैसे काकरा पार प्रोजेक्ट है तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन देगा हमें, ग्रिड हमें या सेल हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देती, प्रिसाइज लोकेशन नहीं देती। तो GIS डेटा मॉडल का ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि जो प्रिसाइज या प्रिसीजन लेवल है वो बहुत हाई है। इसमें क्या होता है, पॉइंट होते हैं, लाइन होते हैं और एरिया होते हैं। पॉइंट्स ही नोड्स बन जाते हैं। कब बनते हैं मैं दिखाता हूं आपको नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में। कब ये वर्टेक्स बन जाते हैं, कब ये वर्टेक्स बन जाते हैं, सिंगल XY कोऑर्डिनेट पेयर में भी पॉइंट होते हैं। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें X, Y लिखते हैं या रियल लेट लॉन्ग लिखते हैं, वो भी पॉइंट ही है। तो हम एक चीज होती है वेक्टर में कि हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं हमारा डेटाबेस, हमारी
फीचर्स को, जो फीचर्स है, फीचर का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। तो हम उनको ऑब्जेक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉइंट से। पॉइंट बेसिकली एक हमारी एंटिटी है, हमारा एक मेजर वेक्टर इनपुट फॉर्मेट है, और नोड्स भी पॉइंट्स ही होते हैं, वर्टेक्स भी पॉइंट्स ही होते हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी पॉइंट्स ही होते हैं। वैसे ही लाइन एक बेसिक एंटिटी है। लाइन के जैसे ये आर्क हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, एक कर्वीलिनियर लाइन हो सकती है। फिर आपके सीरीज ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट पेयर्स हो, एक साथ मान लो 50 पॉइंट्स डले हुए हैं, तो उन पॉइंट्स को भी हम लाइन ही कह सकते हैं, सीरीज में डले हुए हों, तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। दो पॉइंट के बीच कनेक्ट करने वाली डिस्टेंस को लाइन कहते हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस यदि कम हो तो हमें केवल पॉइंट्स नहीं दिखेंगे, केवल एक लाइन ही दिखेगी। तो ये एक मेजर हमारा यहाँ पे देखने लायक है कि क्या है ये पॉइंट्स और लाइंस। एंड थर्ड है एरिया, जो हम फीचर्स को या ऑब्जेक्ट्स को और सरफेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एरिया। और उनको जब वो फॉर्म करते हैं, एरिया जो है अर्थ सरफेस पे जब मैप पे बनते हैं तो हम उनको पॉलीगन्स कहते हैं। पॉलीगन एरिया इज ए क्लोज्ड लूप ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को घुमाते घुमाते वापस उसी पॉइंट पे आ जाए हम, बनाते बनाते एक्स वाई, x1 y1 x2 y2 ऐसे देते देते बहुत सारे पॉइंट हो, और जो लास्ट पॉइंट जो है पहले पॉइंट पे आके मैच हो जाए तो उसको एक क्लोज लूप बन जाता है, उसको भी हम एरिया कहते हैं। तो ये तीन बेसिकली इनपुट मेथड हैं या एंटिटीज हैं जिनके थ्रू हम फीचर्स को अंदर लेके जा सकते हैं। अभी ये जो टाइटल है हमारी स्लाइड का, ये देखिए आप, एरियाज आर लाइंस, आर पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट्स। वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल है कि एरिया है वो लाइंस से बने हुए होते हैं, और जो लाइंस है वो पॉइंट्स से बनी हुई होते हैं, और पॉइंट्स आर बेसिकली दे आर कोऑर्डिनेट्स। कोई भी एक पॉइंट है तो उसको हम कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। तो जीआईएस में जो कुछ भी है, वेक्टर में स्पेशली everything is a kind of coordinate. So whether it is area, whether they are lines, whether they are points, they are all you can consider as different coordinates of different points. So in this pictorial representation you could look at that this is an area, or you can say it is a polygon. An area consists of lines. इसमें कितनी लाइन है? एक ये जो थिक लाइन बनाई हुई है, देखिए आप, ये एक पॉलीगन है, और ये दूसरी यहां से चालू होके यहां तक आ रही है, वापस उसी पॉइंट पे जाके मिल जाती है। जब ये क्लोज लूप हो जाता है तो एरिया। जब ये ओपन है तो इसको क्या कहते हैं कि ये जो पोर्शन है, जो इतने वाला पोर्शन है, जो लेफ्ट साइड वाला एरिया का पोर्शन है, तो हम इसको यहाँ अलग से ले आए, और ये जो राइट साइड वाला लाइन है उसको अलग कर दिया, तो ये दो लाइन हो गई। अब ये एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, अब ये दो डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हो सकता है रोड को रिप्रेजेंट कर रही हो, ये जो थिक लाइन है हो सकता है रोड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो कर्वीलिनियर है ये हो सकता है एक रिवर को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी इस चीज को देखिए आप, जब मैं ये मान लो रोड नेटवर्क है, तो रोड नेटवर्क को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इसी लाइन को मैं यहाँ लेके आ गया तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से यहाँ गया तो दूसरा पॉइंट है जंक्शन पे, ये तीसरा पॉइंट है जंक्शन पे। ये रोड नेटवर्क एक लड़ी है, एक सीरीज है पॉइंट्स की, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है। देखो हर पॉइंट का, जितने हमने ये पॉइंट्स लिए हैं उनका कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये फ्लैट फाइल हो गई। तो ये फ्लैट फाइल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो हमारा इस साइड वाला पोर्शन था उसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसी वे में हम इस जो रिवर का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था वो हम यहाँ लेके आ सकते हैं, तो हमारा ये पॉलीगन का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करने लगता है यहाँ पे। A vector data model uses points stored by their real Earth coordinates, and so requires a precise coordinate system, that is geographic coordinate system. Geographic coordinate system is always represented in terms of latitude and longitude. And if you are using Cartesian coordinate system, that could be like XY coordinate system or something like
and other coordinate system which is not real. So we have to place all other coordinate system under this head if it is not a real one. So if we are using this, then they are not universal. This is universal. This geographic coordinate system is a universal system. The last point, all three earlier points I have already explained, that vectors can store information about topology. Earlier vectors, when the GIS has started, then what happened that things were not relative. Now topology is what is on to the left of the, in the previous sketch we have seen there was a road and there was a river, and what is on to the left side of the road, whether there is a community hall, and on to the right side what is there. So everything else is also referenced or marked. So we build a topology. Topology is nothing but a relative marking of the different features onto the earth surface, so that we could identify each and every one exactly, and their precision can also be determined if they are located exactly onto the GIS map. Now look at these features in the GIS map structures. Vector is one, the second one is the raster. How differentiating features are there? This is a vector. Here, this purple color is a polygon, area enclosed by arcs. You may ask me that this arc is incomplete, only going up to here. But there is a boundary condition, and this part is also considered, straight line is also considered as part of the polygon. So these straight two lines making this arc as complete polygon, and this represents an area, not a line. So this is polygon area enclosed by the arcs. So arc is not only this much, we have to enter this much, this line coordinate of this line also. Then there are arcs. If you are not marking each and everything onto it, only we are interested in this point, this plus to this plus, then from here to here, this is arc. This is not a line. This is an arc, combination of two straight lines. So arc line segments forming polygon borders or individual linear features, they are arcs. Now this plus point and this plus point, individually they are points, single coordinate pair. This plus is a node. Then this small thing is a vertices. These are vertices. These small things are vertices. You look at, these are nodes, plus are, these all are points. These points are called nodes. These points are called vertices, and these are discrete point. The plus sign here, this is a marked feature onto the map, and this is a discrete point. What is difference between nodes and vertices? That nodes are when there is a junction onto the line or arc. So this is junction. But when there is only one, say, curve like this, and we click too many, there is a change of direction in the of the line. Then we click here to digitize it, and we find and we get a vertex or vertices 1, 2, 3, 4 like this. So discrete point, suppose we want to do something here, we want RL of this point here, then we say we have to mark a point within a polygon, this gray polygon, and this is a discrete point marking that this point is of some importance, and we are
just marking it on our map. So this is vector. Now the similar map, if we draw with raster, if the similar information we capture, then in raster, as I explained in the beginning of this lecture, that suppose this is the area and we want to create a raster database. Map means a database system in GIS. So do not get confused when I say map or a layer. Then everything is connected: layer, map, and databases. So when you are creating a raster map, means you are also creating raster databases and also raster layers. So these are terms used interchangeably in the GIS. The only difference is we distinguish them where they are being used. So now the same area, we want to create a raster map or raster database. Then the whole thing, here we have created polygons, then we have created the nodes, arcs, nodes, and vertices. Now everything has been subjected to a grid. Now this purple area here, it was very precise. No purple area was crossing into this cyan or this blue color here. And you look at here, when we go for creating database in raster, some part of this purple color is going into this blue color onto right side. And this is kind of that we are compromising the accuracy of the data. This much data may be in kilometer square, maybe 10 square kilometer, maybe 100 square kilometer, depending upon the area we are creating a grid line like this. So this line, you look at this cell, half of the cell going here. Likewise, everywhere we cannot have a precise line here, because their cell here is representing this whole cell blue, but it should be partially magenta or purple and partially this blue color or cyan color. Likewise, you look at everywhere there is a kind of inaccuracy. So what is here? This is annotation we can do. Annotation can be done in the vector we have also done. Areas are represented like this. This is kind of areas. There are no sharp lines, no precise lines. They are grids only. And lines are represented by a series of cells like this. Can you call it a line? Can you call it a road? No, they are not. But for large areas, when there are large surfaces, like I say, whole of the Gujarat, then we are not that much. We do not need that much precision. We do not need that much kind of say level of accuracy in our calculations. So we go for raster. So you bear this point in your mind. Then when we are working on a small area, we are working always on vector for precision. When we are working on, say, more large area, then we prefer to have the raster layers, because these layers, these grids are easy to work with. Cell, then partial, this is partial cell. Here you look at, this is whole cell. This is partial location with attributes in just part of the cell. Then whole location containing an attribute throughout or entire cell. So that is what here. So this is basic comparison you need to understand about raster and vector database creation. Now, this is interesting thing. Before, like this date is mentioned, in 1960s, what is evolved is ArcNode model. This is vector
arc node model. What I have shown you in the previous slide was this arc node model. Earlier, arc node model is also having topology. Topology, you understand it, when every feature on map, on vector map, is having relationship with other features. The features we are digitizing, features which we are creating in GIS map, in vector data model, if they are having relationship built onto the map, then this is called a kind of topology. This is called topology. And this vector data model, which has evolved during 60s, arc node model in vector data model. But what it was like earlier, GIS used vector data and cartographic spaghetti structure. This is not arc node model. Earlier, which model, which structure? It was a, so you could write the spelling in chat box. What is spaghetti? Spaghetti is earlier vector data model, which is not like topology, which doesn't have topology. What does it have? Collection of coordinate strings with no structure. Cartesian is no real, even real coordinates were not used to store the data. So there was a kind of confusion among different countries, different states of a country, that how to use databases created by other agencies, by the, say, one state or one stakeholder. So no spatial relationship is stored. This is topology. No spatial relationship is stored. Inefficient data storage technique. A lot of data storage was vested in spaghetti data structure. So there may be kind of comparison in your examination, in your university examination, about the vector data structure. We are studying first the GIS data, in that we are studying the spatial data. In spatial data, we are studying raster and vector. In vector, now we are studying spaghetti and arc node model. So I think you are good at understanding with this kind of series of data handling in GIS. Points, lines, and areas. This is about arc node model. Points, lines, and areas can each be stored in their own files, with links between them. Each and everything is linked. Points are linked with lines, lines are linked with polygons. So that is what is the beauty, and all things onto the surface can be represented by points, lines, and areas. So that is how this works. Understand this. This is a polygon A. This is marked something like 1, 2, 3, 4. Sorry. This is marked as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is a kind of node or vertex. And this is also a node here. And the second arc is going from here. 7 is ended onto that. 8, 9, 10 here, 11, 12, 13, and then 7. So here there are two arcs. First arc is starting from 1 to 7. Tell me the second arc is starting from where and going, ending where? You just type it in your chat box. The first arc starts at 1 and ends at 7. Tell me from where the second arc starts and where it ends. Exactly. Good, Deep.
The second arc even starts from 1 and ends at 1, but into the other direction. So you look at this is file of arcs by polygon A, 1, 2, area and attribute. This is first arc, second arc, area and attributes. This is how we represent the whole this area, polygon A. This is polygon A, and we have to, when it is getting stored, then it gets stored like this: 1, 2, area and their attributes. Attributes means we are discussing only the spatial database now. In spatial, raster and vector. Attribute data we haven't seen yet. And in GIS, attribute data are handled differently, but we'll learn a little bit of RDBMS system, the DBM database management system, how it works. But this area is when this loop is closed. So now I take the arc1. This arc1 is encircled and taken here, and it is being represented by 7. You look at 7. 7 vertices, you could say. These are the vertices, 2 nodes there, 1 and 7 are nodes, and 2, 3, 4, 5, 6 are vertices. And 7 here is a node, and 7th is having coordinate XY. So in total points file, there are 13 points. Interesting is this, all 13 points are mentioned here in 1, 2, 3, 4, and up to 13, and with coordinate exclusively like 1 to 13. This is not the same XY. They are changing with 0.1 to 3. So all different coordinates here. But 7 is not twice mapped. In a spaghetti model, this 7 and 13, which we have seen here, they were mapped twice. So consuming data, there are 1,000 lakhs of polygon in one map, maybe lakhs of polygons in just one map of Ahmedabad district. So depending upon, there are repetition of data, that is called redundancy. So when there is a repetition of data in database system, data storage here, then that is called redundancy. Redundancy is very technical term used in spaghetti model of databases, and that redundancy has been brought down in the arc node topology model. This is arc file, this is polygon file, and this is points file. So I think now it's clear in your mind that how we store the things. The topological vector model uses line as basic unit. The topological vector model uses line, arc as basic unit. Areas are built of arcs. The endpoints of a line is called node. Arc junctions are only at nodes. Stored with the arc is the topology. This is what? Stored with the arc is the topology. That is connecting arcs and left and right polygons. This is connecting. 2 arcs are getting connected. At 7 and 13, we have seen 2 arcs are getting connected. These 3 statements are very important. You need to digest them, because we can't see things in the GIS, what is happening inside GIS. We enter something. I have explained this to you earlier. When we are dealing in computer and simulation technologies, then we input something, we take output something. What is happening in between, we are unaware. And what we are learning today is that what is happening in between. So this is what topological vector model uses the lines as basic unit. There are 3 things. Point, you do not take it like that. That 3 basic component of the vector model is the point, line, and polygon areas. But in the topological model, they use arc as the basic unit. Line, arc representing line. Area or polygons are built up from the arcs, 2 arcs connected. Then the end point of line is called a node. End point of line, or you can say arc, is called a node. Arc junctions are only at nodes. Arc junctions are only at nodes. Now, the third point is stored with the arc is the topology. Stored with the arc is the topology. That is connecting arcs. What is getting connected onto the 0.7 and on 13? What is the next? So that information is saved.
stored with the arc is the topology, and what is left, which polygon is onto the left and which polygon is onto the right. So we get information that what is onto the southern side of say Ahmedabad. There is Ahmedabad polygon. We should not write that Mehsana is onto the southern side of the Ahmedabad. When you are representing Ahmedabad as a polygon, Ahmedabad as a polygon, and say Mehsana as a polygon, so they should fall exactly onto where they are, onto the real coordinate system. So that is the arc node topology. So that arc nodes are being used to store the information, topological information in vector format. Now we are switching over to something more complicated databases of vectors, or more complicated database. Even in raster, there are things called DEM. We are going to use now, we are going to understand TIN, triangulated irregular network, must be used to represent volumes. How? When it comes that we are having also third dimension. Till this point, we have seen only like points, lines, and areas. They represent 2D surfaces. Now, if there are 3D surfaces, suppose you want to map like undulating surfaces, and you also want to say cut line is this, and then after cutting this much of the earth, the final shape of the area would be like this. Final surface of the area would be like this. Then the cut portion is a volume. Like you calculated in surveying that how much volume need to cut and how much volume need to be filled in the low-lying area. So that can be done using GIS easily and in moments, just using fraction of minutes. So TIN is what? Triangulated irregular network, must be used to represent volumes. And this is way of using volumes, or 3D, you can say third dimension in the vector model. Similarly, if we want to create the volumes in raster, there is a word called DEM, digital elevation model. So that, or sometimes digital terrain model, they call it DTM, digital terrain model. So you remember all these acronyms, they are useful. They may be asked in the university exam for 3 marks or 4 marks. Vector can represent point, line, and area features very accurately. Vectors work well with pen and light plotting devices and tablet digitizers. Vectors are not good at continuous coverages or plotters that fill areas. We are switching, or we will come up with after this onto the TIN. I'll show you how they are getting formed. So this is point phenomena. Phenomena means what is there onto the Earth surface. All students, please concentrate here on my arrow and focus on to this point: linear, aerial, and volumetric. This is point phenomena, means what is onto the Earth. Then this is linear phenomena. This is aerial phenomena. This is volumetric phenomena. Conceptual nature of phenomena means onto the Earth naturally what is there. Now, conceptual nature of representation in GIS in vector: point emphasis, line emphasis, and aerial emphasis, and volumetric emphasis. Now, if you go like here, a house can be represented. A house is a point phenomena, and it can be represented by point emphasis very correctly. Diagonally you go down. Then rail is like this, and this is a linear phenomena, and a line emphasis is excellent. It will work excellently. The third is forest. Forest is aerial phenomena. It's not point, or it's not a line linear phenomena, but it's an aerial phenomena, and area is the best how we could describe it. And likewise, soil loss from crop fields. Soil loss from cropped fields. So there is depth loss of the soil. Say there is 2 centimeters of the soil has gone because of heavy rain or heavy wind. So that soil loss from the cropped field.
So that is what is the volumetric phenomena, and we need to build a volumetric emphasis here. That is what is thin. I was talking about that when depth component or the height component comes into the picture, we have to accept it. Now, what else? This whole, the point emphasis, like road network, sometimes we can convert into point, like a town, whole town is converted into a point. So if linear phenomena, these road networks are there, but we do not say have time, say we need to complete our map within a week or say 2 weeks, and we do not really need that much precision. So what, the whole town is represented by a dot, and we are least bothered about such roads, and we are not interested. Say forest can be represented by a point. Then volumetric is landfill, also can be represented by a point, if we are not interested that much into the, say, volume calculations. So this depends upon the person or agency who is creating a map. Anything can be mapped exactly into by a point or by a line or by a area, or maybe in terms of volume. But mind it that the diagonal, this house, railroad, forest, and soil loss represent the ideal condition, that they should be represented for ideal condition like this. That soil map should not be treated like a point feature. It should be treated like a volumetric concept. Emphasis should be volumetric. So that is what we need to learn. I'm not going to discuss it. I have already topology. I have explained. I'm not going to discuss topology. Okay, let me only just explain a little bit again, little bit of this. This I have given you definition, that spatial relationship topology. These relationships are mathematical. Distance, like distance, skewed, how much above, below, like that, those mathematical relationships. Argonaut data model. Contiguity is the term used. After one, what comes next? So in continuous, contiguity word came out of continuous, contiguity, that what phenomena? So conifer trees adjacent to deciduous trees. So while mapping, we need that kind of connectivity, interconnected pathways or networks. So connectivity comes into, this is network analysis. These are used in network analysis, roads and highways, when we do the traffic surveys, traffic analysis. Then in GIS, these kind of the vector capabilities are used. Look at this topology. Earlier we have seen the point, vertices, nodes, then arc and polygon. Now we are learning the topology. Arc is, there is this node 1 to node 2. This is 1, this is 2, this is A, this is B, and this is 3. This is one arc here. This is arc 2 starts from here and it goes and ends here, and arc 3 starts here and goes to the same point. So all 3 arc starts from N1 and ends into N2, you could say, but direction may be different because of, say, this is river, the arc 2 represents river flowing in the different direction, and so this vector basically is a kind of, say, not a scalar quantity. So arc 1 from N1 to N2, A and B, onto the left polygon is A, onto the right polygon is B, then the coordinate X and Y and N2, and the second this N2X is X and N2Y is Y. So this is topology built. Now this can be recognized. This is just a simple example to understand academically, but in reality this could be, A could be Pakistan and B could be
India. Now you imagine the situation that what is on to the left and what is on to the right. So that situation, when there are rivers like Kaveri between Tamil Nadu and Karnataka, what is on to the left, what is on to the right of Kaveri. So that is of great importance, and in absence of precise mapping tools, the problem remains, and it remained like for 30-40 years. The Supreme Court even intervened, and then they could not find. They appointed many experts in the area to take decision, a right decision for Tamil Nadu and Karnataka people.